In your modules, come to page number 5.37. There are a few miscellaneous topics in chapter number 5 which are pending. We'll start the discussion on the same. In your modules, come to page number 5.37. You will see a heading called as Organization's Corporate Culture. I want pin drop silence now. No one will talk. 5.37, you will see a heading called as Organization's Culture. We also use another word for this called as corporate culture. एक आपको अच्छा ओवरव्यू देते हैं. पहले ये कॉन्सेप्ट क्या है. बहुत सिंपल सा चीज है. यहां पर एक या दो ही क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं. आराम से डिस्कशन करेंगे. आई विल हेल्प यू समराइज दैट एंड देन विल गो नेक्स्ट. देखिए, व्हेन दे यूज द वर्ड कॉर्पोरेट कल्चर, उस वर्ड का मतलब होता है कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर एक एम्प्लॉई या एक क्लाइंट एसोसिएट होने से पहले उनके बारे में अगर इंक्वायरीज करता है तो इन जनरल उन्हें थर्ड पार्टी से किस तरीके का फीडबैक मिलता है वो रिप्रेजेंट करता है उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर. मतलब सर, द वैल्यूज और बिलीफ सिस्टम जिसके ऊपर एक एंटिटी वर्क करता है, और इन अदर वर्ड्स नॉर्मली वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है, व्हाट आर द वर्क टाइमिंग्स. आप एक एग्जांपल ले लीजिए. जब आप किसी भी सीए फर्म को ज्वाइन करेंगे, बिफोर यू से फाइनल यस टू अ सीए फर्म, अपने इंटरव्यू वगैरह प्रोसेस खत्म होने के बाद में यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो एग्जिस्टिंग आर्टिकल्स वहां पे काम कर रहे होंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा है, व्हाट आर द वर्क टाइमिंग्स, व्हाट काइंड ऑफ क्लाइंट एक्सपोजर यू विल गेट, यू नो व्हाट काइंड ऑफ you can say clothing expectations they have, formal, informal या semi formal, या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या लैंग्वेज जनरली यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन. ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज से पूछेंगे. जब उनको आपको ये आंसर सुनने को मिलेंगे, दिस रिप्रेजेंट्स कि इस ऑर्गेनाइजेशन का आज की तारीख में वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, कल्चर कैसा है. अब ये कल्चर जो है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए this is something which is very, very significant part, and it can be driven from one person, or it can be driven by a group of people, or it can be the founder's thought process. क्योंकि हो सकता है जो सबसे पावरफुल आज कंपनी का सीईओ या एमडी रहेगा, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कल्चर बिल्ड कर दिया होगा, या सर जो कंपनी के ओनर्स है, जो 4-5 लोगों का ग्रुप रहेगा, उनका थॉट प्रोसेस कंपनी के कल्चर में इंटीग्रेट हो चुका होगा, या मे बी कुछ ओरिजिनल फाउंडर के बिलीफ्स रहेंगे जिनको बस एज इट इज कंटिन्यू किया गया है, कभी चैलेंज या क्वेश्चन नहीं किया गया है. वो भी एक कल्चर का यू कैन से डिजाइन का रीजन हो सकता है. तो हमें सबसे पहले एज अ ऑर्गेनाइजेशन ये पता होना चाहिए व्हाट काइंड ऑफ कल्चर वी हैव एज अ कंपनी, बिकॉज व्हेन यू थिंक अबाउट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, अगर आप कोई नया स्ट्रेटेजी अप्लाई करने जा रहे हो और वो आपके एग्जिस्टिंग कल्चर से मैच नहीं होता है या सिंक में नहीं है, तो शायद आपके लिए वो स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो सकता है. आगे यही बताएगा. अगर आपका कॉर्पोरेट कल्चर इज इन सिंक विथ योर स्ट्रेटेजी तो एक बहुत यूजफुल अलाई बन सकता है, फ्रेंड बन सकता है, जिसकी वजह से एक स्ट्रेटेजी का एग्जीक्यूशन इजी हो जाएगा. बट अगर कल्चर और स्ट्रेटेजी का थॉट प्रोसेस मिसमैच है तो शायद एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए सबसे बड़ा रेस्ट्रिक्शन या प्रॉब्लम आपका खुद का एग्जिस्टिंग कल्चर हो सकता है. इसीलिए अपने कल्चर को समझना एंड उसके बाद में अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजाइजिंग करना इक्वली इंपॉर्टेंट है. दैट्स व्हाई दे से स्पेंड सम टाइम, अंडरस्टैंड your culture, and then accordingly come up with a strategy which should be in sync with your culture. फिर आगे जाके एक सिचुएशन आएगा. कभी कभी सर एज अ बिजनेस वी मे रियलाइज कि हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, स्ट्रैटेजी तो यही यूज करना पड़ेगा. एग्जांपल, टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी. कंपनी का सिचुएशन बुरा चल रहा होगा, टर्न अराउंड इज द ओनली ऑप्शन, अदरवाइज आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा. तो कभी कभी स्ट्रैटेजी में चॉइस नहीं होता है, तो हमें कल्चर को अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है. हाउ टू ब्रिंग दैट चेंज इन द कल्चर, ये भी हम डिस्कस करेंगे. इतना डिस्कशन कॉर्पोरेट कल्चर वर्ड के अराउंड होने वाला है. नोटबुक में जाइए, गिव अ नेक्स्ट हेडिंग, miscellaneous concepts of chapter 5, and the first heading for today's discussion is called as organization culture. Organization culture. Under this, point number 1,
चैप्टर नंबर 5 मिसलिनियस टॉपिक्स। पहला हेडिंग है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। अंडर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर राइट डाउन पॉइंट नंबर 1, corporate culture refers to companies values. Corporate culture refers to companies values, comma, beliefs, principles, comma, traditions, or the ways of operating, that is overall ways of operating, that is overall internal work environment, ओवरऑल इंटरनल वर्क एनवायरनमेंट। ये सब चीजें एक तरीके से हमारे कल्चर का पार्ट होता है। ये बहुत कॉमन वर्ड है कॉर्पोरेट कल्चर, मतलब आपको ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का तरीका, ऑर्गेनाइजेशन में क्या एक्सेप्टेबल है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के अपने एथिकल प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये चीजें समझना, इसका मतलब है उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को समझना हो गया। दिस इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट कल्चर। अब एक एग्जांपल समझिएगा, बहुत चैलेंजिंग होता है ग्लोबल कंपनी के लिए। सडनली एक कंपनी लेट्स से बेस्ड आउट ऑफ यूएस वांट्स टू स्टार्ट देयर ऑपरेशंस इन इंडिया। It won't be easy for them to start their operations in India because hiring local people is essential, and local लोगों को hire करने के लिए you will need someone who has a local experience। इसीलिए जनरली ऐसा होता है जब एक कंपनी ग्लोबल जाती है, वो सबसे पहले क्या करती है, लेट्स से एक यूएस कंपनी है, वो उन लोगों को ढूंढेगा जिनके लिए वो होम कंट्री रहेगा, ताकि उनको वहां पे पोस्ट करने का ट्राई करेगा। समवन हु इज एन इंडियन, दे वुड वांट दैट पर्सन फ्रॉम यूएस टू मूव टू द इंडिया ऑफिस एंड देन स्लोली क्रिएट अ ग्राउंड फॉर द इंडियाज एंटिटी। इस तरीके से अगर आप बिल्ड करते हो तो ही आप एंटिटी को बिल्ड कर सकते हो, अदरवाइज वर्क एनवायरमेंट, काम करने का तरीका बहुत अलग होता है। अब एक एग्जांपल समझिए, हमारे ऑफिस में, चाहे मैं आपको बेस्ट पॉसिबल कंपनीज का बात कर देता हूं, इवन इन ईवाई, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, डेलॉयट एंड ऑल, व्हाट इज गोइंग टू बी योर वर्क टाइमिंग, ऑफिस टाइमिंग क्या रहेगा? कैन यू गेस? Normally it starts at 10 o'clock in the morning or 9:30 AM। मतलब, और आपको सच्ची बोल रहा हूं, बहुत बार आपको रियलाइज होगा 9 बजे तो कोई आता भी नहीं है सुबह। Like 9 AM you will hardly see people, मतलब very few people you will see in the office at 9 o'clock। उनका कुछ अपना पुराना पेंडिंग बैकलॉग वगैरह रहेगा तो काम करते बैठेंगे, अदरवाइज मॉर्निंग आपको टाइम पे कोई लोग मिलेंगे नहीं। एंड दैट इज व्हाई इट्स अ कॉमन कल्चर इन इंडिया टू सिट लेट। मतलब लोग क्या करेंगे, शाम को 6 बजे जो घर जाने का कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बिकॉज योर वर्क टाइमिंग स्टार्ट्स आफ्टर 10 o'clock एंड लॉट ऑफ ऑफिसेस, the even worst part is people will come and directly go for breakfast, so technically they start working around 11:30. That's like 1 hour before the lunch break will start at 12:30, 1 o'clock, so the first half is useless। so after 2 o'clock काम तो करना ही पड़ेगा ना। आप देखो, आपको ऑफिस टाइमिंग शुरू 2 बजे के बाद हुआ है, फिर तुम बैठे रहोगे रात को 8 बजे तक, 9 बजे तक, और अगर आप सीधे बैठ रहेगा तो जूनियर जा नहीं सकता है। एंड जो कोई एफिशिएंट इंसान रहेगा जो गलती से सुबह टाइम पे आ गया होगा, वो शाम को 6 बजे आएगा तो पूरा ऑफिस लुक देगा उसको, इतना जल्दी कैसे जा रहे हैं घर पे, बिकॉज वो टाइम पे है ना, बाकी लोग लेट आए हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। इफ यू गो टू वेस्ट, ऐसा होगा ही नहीं। वहां अगर उन्होंने बोला ना 8 AM, तो आपको सबके सब 8 बजे दिख जाएंगे। इस वजह से एट 5:30 और 5:45 व्हेन यू लीव द ऑफिस, नो वन विल ट्राई टू रेज अ क्वेश्चन दैट व्हाई आर यू लीविंग अर्ली, बिकॉज आपका एनवायरमेंट अलग है। मैं बोल रहा हूं सेम ब्रांड नेम में काम करने वाले ऑफिस का कल्चर अलग अलग है, ये आपको एक्सपीरियंस होगा। इसीलिए जब ग्लोबल कंपनीज अपने अलग अलग कंट्री में ऑपरेशन स्टैब्लिश करते हैं, उन्हें लोकल लोग लगते ही हैं, बिकॉज हर कंट्री का अपना काम करने का तरीका अलग होता है, एंड आपको वो तरीका कंट्री के हिसाब से थोड़ा समझना पड़ेगा। आप वहां पर ये नहीं बोल सकते हो दैट हमारे फर्म का प्रिंसिपल है सुबह 8 से शाम को 6 तक ही काम करने का है। यू कैन नॉट अप्लाई दैट, बट इफ अ कंट्री स्टार्ट्स लेट, इट स्टार्ट्स लेट। आप कुछ नहीं कर सकते हो, इट्स द कल्चर ऑफ द लोकल एरिया, लोकल रीजन। बट ये हर इंडस्ट्री में अप्लाई नहीं होता है, कुछ इंडस्ट्रीज में लोग सिंसियर भी होते हैं। तो आपको वही बता रहा हूं कि आपको समझना पड़ेगा व्हाट हैज बीन वर्किंग फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, देन अकॉर्डिंगली कम अप विद अ प्लान ऑफ स्ट्रेटेजी दैट शुड बी इन सिंक विद योर कल्चर। इज पॉइंट नंबर 1 मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर क्लियर टू यू? राइट डाउन पॉइंट नंबर 2। कॉर्पोरेट कल्चर कैन ओरिजिनेट
corporate culture can originate from anywhere. Corporate culture can originate from anywhere. That is, from one influential individual. That is, from one influential individual or a work group. Influential individual or a work group or a department or from the bottom of organizational hierarchy or from the bottom of organizational hierarchy or the top. From the bottom of the organizational hierarchy or the top. In simple terms, देखो ये ऑथर बहुत ही यू कैन से रैशनल पर्सन है, वो एकदम ओपन एंडेड बोल रहा है कि भाई कल्चर बिल्ड करने के लिए हो सकता है एक पर्सन ही काफी है. आई थिंक 2 या 3 दिन पहले, आजकल पता नहीं क्यों मेरे फीड पे शार्क टैंक बहुत आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई. एक सेम इस चीज के अराउंड भी मैंने एक वो शॉर्ट स्नैपशॉट ऐसा 5-10 सेकंड का एक कोई तो सीन आया था जहां पे वो बता रहा था दैट किसी ने पूछा हाउ मेनी पीपल डू यू हैव, नहीं सामने वाले ने बोला दैट वी हैव अ डिफरेंट कल्चर इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. एंड वो शख्स ने पूछा हाउ मेनी पीपल डू यू हैव इन द ऑर्गेनाइजेशन. उसने बोला 8 या 9 लोग. दे स्टार्टेड लाफिंग. 9 लोगों में क्या कल्चर होता है? उस सामने वाले ने आंसर बहुत अच्छा दिया, सर कल्चर एक इंसान से होता है जो एक्चुअली बराबर है. इट्स एब्सोल्युटली राइट. एंड आई थॉट कि सही में सामने वाले को ये आंसर देना चाहिए, उसने अगर बोला है तो. बिकॉज टुडे इट मे बी अ वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, बट फ्रॉम देयर यू विल हैव अ, यू कैन से एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रोइंग योर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम 5-10 people to 100 people or to 1000 people. बट वॉट एवर बेस यू बिल्ड टुडे विल रिमेन कॉन्स्टेंट. कल्चर चेंज करना बहुत आसान काम नहीं है, आगे आपको बताएगा. वंस अ कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश्ड, पीपल गेट यूज्ड टू ऑफ इट. If you want to change that, it's going to be a very very tough choice. बहुत ज्यादा मुश्किल होगा. एक बात सोचिए ना, 2008 when I started working in corporates, it was common कि आप फॉर्मल पहन के जाएंगे. आज 2023, आज भी लोग फॉर्मली पहनते हैं. जबकि वो 15 साल के अंदर अगर आप देखेंगे, आईटी कंपनीज टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे जा चुकी हैं, जिन्होंने बोला फॉर्मल पहनने से कुछ नहीं होता है. आईटी कंपनीज ने बोला इनफॉर्मल वर्क कल्चर इज ऑल्सो वेरी गुड एंड इट चेंजेस द वे बिजनेसेस वर्क, लाइक योर फेसबुक, लाइक योर गूगल, योर ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, योर टेक ड्रिवन बिजनेसेस. उन्होंने काम करने का तरीका बदल दिया अपना, उन्होंने फ्लेक्सिबल वर्क टाइमिंग दे दिया, उन्होंने फ्लेक्सिबल वर्क ऑप्शन दे दिया. फिर भी कुछ इंडस्ट्री का कल्चर नहीं बदला. So I'm just trying to say, still in 15 years you may say so much change, but there are few industries उनका काम करने का तरीका शायद आज भी क्या रहेगा, वैसा ही रहने वाला, वो आसानी से चेंज होने वाला नहीं है. तो इसीलिए बोलते हैं कि शायद आपको लगेगा कल्चर क्या है, 1 साल 2 साल में बदल सकता है. इट्स अ वेरी टफ प्रोसेस टू चेंज अ कल्चर, एंड वंस इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, पीपल गेट यूज्ड टू इट. एंड वंस पीपल गेट यूज्ड टू इट, no one likes change. I'll tell you, if the change is impacting your day-to-day work life, people like change. They like to see the change. कि कहीं और बदलाव आ रहा है. It's nice to talk about it. But when you experience a change, majority people don't like that. Like एक example बोलता हूँ, आपको भी ऐसा लग रहा होगा, आप बहुत ओवर एक्साइटेड है कि मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, एक्सट्रीमली मोटिवेटेड रहेंगे कि लेक्चर के शेड्यूल की वजह से ना मेरा लाइफ मुश्किल हो गया है, आई एम नॉट एबल टू स्लीप ऑन टाइम, आई एम नॉट एबल टू गेट अप, आई हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. अभी समझ रहे हो ना, तुम्हारे दिमाग में ऐसा आ रहा होगा. यू विल बी थिंकिंग 10 दिन के बाद में, मतलब नेक्स्ट मंडे मॉर्निंग आई विल गेट अप एज पर माई ओन कन्वीनियंस. कुछ लोग ऐसा सपना देखेंगे, सुबह 5 बजे उठ करके पढ़ना शुरू करेंगे, ऐसा सपना देखेंगे. एंड देन ट्रस्ट मी, when you are on your own, in 3 or 4 days you'll realize it was better to have a lecture. At least I knew where to go. At least मेरे दिमाग को मुझे बार बार सोचने का जरूरत नहीं था कि अब करूं क्या. मतलब वो कुछ बोल रहा है तो सुनना ही पड़ेगा मेरे को, अल्टीमेटली ऑप्शन नहीं है. वो अगर लिखवा रहा तो लिखना ही पड़ेगा. दैट थिंग. अभी ये जो बदलाव आपके अंदर आएगा ना, तो आपको समझ में आएगा, योर ब्रेन विल बी लाइक नहीं यार ये मेरे को एक्सेप्ट नहीं करने का. कुछ लोग को अच्छा भी लगेगा, फिर बाद में बुरा लगेगा. इट्स अ साइकिल, रिमेंबर दैट. Bottom line, it's very very tough to break the existing structures, existing cultures. क्या आपको बेसिक 2 पॉइंट समझ में आए क्या? Write down point number 3. A significant part of number 3, a significant part of company's culture, a significant part of company's culture emerges from the stories
that get told over and over. Stories that get told over and over to illustrate, told over and over to illustrate to newcomers, about the importance, of certain values and beliefs. About the importance of certain values and beliefs. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. ये बोलता है कभी कभी कल्चर बातों से बनता है. सो मोर यू टेल अबाउट, जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में नए लोग जो ज्वाइन करते हैं, in my firm Deloitte we had a buddy concept that आप suddenly एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हो and you know no one, तो एटलीस्ट आपको एक इंसान अलोकेट कर देते थे कि फर्स्ट डे जाके इससे मिल लेना. वरना जस्ट इमेजिन ऑर्गेनाइजेशन, यू एंटर और जहां पे 10 फ्लोर है, हर फ्लोर पे 400 लोग काम करते हैं, आप एंटर कर रहे हो, आपको पता ही नहीं किसको देखना है, किससे बात करना है, क्या करने का है, हु टू गो एंड टॉक टू, यू आर जस्ट क्लूलेस. इट्स बेटर यू शुड नो समवन जो आपको थोड़ा गाइड कर देगा कि भाई ये कैफेटेरिया है, ये हमारा आईटी डिपार्टमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये हमारे पार्टनर्स है, आप नॉर्मली कौन से क्लाइंट पे एलोकेटेड रहोगे, कहां चेक करना है. अदरवाइज ज्वाइनिंग अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन कैन बी टफ फॉर सम पीपल एंड नॉर्मली इसीलिए इंडक्शन प्रोग्राम भी होता है. इन Deloitte we used to have this W2D, वेलकम टू Deloitte. ऐसा 1-2 दिन का प्रोग्राम होता है जहां पे आपको एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ओवरव्यू मिल जाता है, पार्टनर्स लीडर्स से कनेक्ट हो जाता है ताकि आपको समझता है ओके हाउ डू आई सपोज टू नेविगेट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन. एंड ऐसे लोगों को अलोकेट भी करते हैं. तो जनरली आप कोई भी जब ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो एंड यू स्टार्ट मीटिंग पीपल, वो आपको कुछ ना कुछ चीजों पर एम्फसाइज जरूर करेंगे. कुछ भी करना, ये मत करना, कुछ भी होना चाहिए, बस इस ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है. मतलब इनडायरेक्टली दी स्टोरीज आर नथिंग बट what we believe in, what we believe is allowed, what we believe is not allowed. in simple terms ये स्टोरीज ही इनडायरेक्टली क्या बन जाती है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बन जाती है. अब मैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम बोलता हूं आज की तारीख में. आप में से कोई भी किधर भी जब ज्वाइन करने के लिए जाएगा, अपने सीनियर को पूछेगा, मेरे को ऐसा लगता है, आई माइट बी रॉन्ग, इस कंट्री में जितने भी आर्टिकल हैं, हर किसी को लगता है मैं वर्स्ट फर्म में काम कर रहा हूं. हर किसी को. किसी ने पूछा इधर कुछ अच्छा है क्या, वो पहले लिस्ट बना के देगा इधर बुरा क्या है. एवरी फर्म, मैंने किसी आर्टिकल के मुंह से सुना ही नहीं है कि नहीं बहुत अच्छा है सर, अनलेस द पार्टनर इज सिटिंग नेक्स्ट टू अस. मेजॉरिटी केसेस में वो हर बार यही बोलने वाला है, नहीं सर बहुत खराब है सर, कोई फायदा नहीं है. मतलब इसके हिसाब से किधर भी कोई फायदा नहीं है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो प्लीज तुमको एक रिक्वेस्ट है, तुम कल्चर का ज्यादा जान पहचान पता करने का ट्राई मत करना, क्योंकि तुम्हारा जो सीनियर बोलेगा बुरा ही बोलने वाला है बहुत रेयरली. और आर्टिकलशिप इज फाइन. इसके आगे ऑब्वियसली व्हेन यू जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज व्हेन अंडरस्टैंडिंग द कल्चर बिकम्स एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट्स मोर ऑफ अ लॉन्ग टर्म डिसीजन. आई अंडरस्टैंड आर्टिकलशिप ऑल्सो इन्वॉल्व्स 2 years. Now apparently it used to be 3.5 years once upon a time. It's not a small decision, but still नथिंग इज एक्चुअली अंडर योर कंट्रोल एट दिस लेवल. आपके पास में जेन्युइनली ज्यादा ऑप्शंस होते नहीं है, आपको जो सही लगता है, अप्रोप्रिएट लगता है, वो पिक करना होता है. बट ड्यूरिंग आर्टिकलशिप मेजोरिटी किड्स व्हाट आई हैव सीन अक्रॉस इंडिया हैव दिस कॉमन थिंग, जिसको स्टैट्यूटरी करने के लिए मिल रहा है तो वो रोता है मेरे को इंटरनल नहीं करने को मिल रहा है, जिसको इंटरनल मिला वो बोलता है मेरे को टैक्स नहीं देखने को मिल रहा है, जिसको टैक्स दिया वो बोल रहा है मेरे को सिर्फ टैक्स ही देखने के लिए मिल रहा है. मतलब दे कीप क्राइंग. जिसे सब मिल रहा है वो बोलता है नहीं है, स्पेशलाइजेशन ही नहीं है. मतलब I have not seen anyone praising I'm really learning. मेरे को लगता है वो नॉर्मली होता है, once you are done, you are through, you qualify and then you get a job, you realize नहीं यार उसने सिखाया तो था, वरना यहां नहीं पहुंचता था मैं. That is where you really become little bit gracious enough to accept कि नहीं मेरे को खुद सिखाया गया था. It's a common scenario. प्लीज इसके बेसिस पे डिसीजंस मत लीजिएगा, कोई भी जजमेंट फॉर्म मत कीजिएगा. ये जरूर एक चैलेंज है जो आपको ख्याल रखना पड़ेगा. एनीवेज बेसिक मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर समझ में आया होगा. राइट डाउन पॉइंट नंबर 4. Mark this as SQ. This can be a specific question. Culture can become an ally or obstacle. Culture can become an ally or obstacle to strategy execution. To strategy execution. मतलब कल्चर आपके लिए कैसे एक हेल्पफुल
टूल बन सकता है या एक बहुत प्रॉब्लम बन सकता है. ऑब्स्टिकल इज नेगेटिव, इट विल बिकम अ चैलेंज. अलाई इज अ फ्रेंड और यू कैन से गाइड जो आपको एग्जीक्यूशन में हेल्प करेगा. वो सिंपल है, कल्चर और स्ट्रेटेजी को कनेक्ट करने वाला है कि भाई अगर मेरा नया स्ट्रेटेजी मेरे एग्जिस्टिंग कल्चर के सपोर्ट में है, मतलब what we want to apply is in sync with what we have been doing, तो शायद मेरा स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करना बहुत इजी हो जाएगा. इट विल बिकम अ ग्रेट अलाई, मतलब इट विल बिकम अ ग्रेट फ्रेंड जो मेरे लिए हेल्पफुल हो जाएगा. अगर मुझे लगता है नहीं भाई कल्चर का एग्जिस्टिंग सिचुएशन कुछ अलग है, स्ट्रेटेजी के एक्सपेक्टेशन थोड़े अलग है, तो शायद मेरे हिसाब से क्या बन जाएगा, एक प्रॉब्लम या ऑब्स्टिकल बन सकता है. दोनों के ऊपर एक एक स्टेटमेंट लिखना है. दैट्स योर 2 मार्क और 3 मार्क क्वेश्चन. पहले कॉर्पोरेट कल्चर डिफाइन करने का, कुछ नहीं सीधा बोलेगा. इफ दे आर इन सिंक इट विल बिकम बेनिफिशियल, इफ दे आर नॉट इन सिंक इट विल बिकम अ प्रॉब्लम. अंडर दिस राइट डाउन बुलेट पॉइंट नंबर 1. ये पॉइंट नंबर 4 एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बन सकता है. इसमें लिखिए बुलेट पॉइंट नंबर 1, एन ऑर्गेनाइजेशंस कल्चर, an organization's culture can either become an important contributor or an obstacle for successful strategy execution. Obstacle for successful strategy execution. सेम चीज रिपीट कर रहा है, या तो कंट्रीब्यूटर बन जाएगा या एक प्रॉब्लम या ऑब्स्टेकल बन जाएगा स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन के प्रोसेस में. बुलेट पॉइंट नंबर 2, व्हेन कल्चर एंड स्ट्रेटेजी आर कंपैटिबल, व्हेन कल्चर and strategy are compatible, then the culture becomes a valuable ally. Then the culture becomes a valuable ally in strategy implementation or execution. In strategy implementation or execution. मतलब अगर वो कंपैटिबल है, इन सिंक है, दोनों का थॉट प्रोसेस बराबर है, तो आपके लिए फायदा होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, स्ट्रेटेजी आसानी से एग्जीक्यूट हो सकता है. थर्ड वाले में नेगेटिव बोलने का है. बुलेट पॉइंट नंबर 3, व्हेन कल्चर इज इन कॉन्फ्लिक्ट, व्हेन कल्चर इज इन कॉन्फ्लिक्ट with certain aspects of new strategy, then culture may become a stumbling block, that may impede successful strategy execution. मतलब आपके लिए वो एक ऐसा प्रॉब्लम बन जाएगा जिसकी वजह से इंपीड मतलब रिस्ट्रिक्ट करेगा, सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन को रिस्ट्रिक्ट करेगा, अच्छे से अप्लाई नहीं करने देगा. एक के अंदर फायदा होगा, दूसरे के अंदर लॉस होगा. सिंपल सा चीज है. स्पेंड 2 मिनट्स पढ़ के उड़ा दीजिए अभी तक जो लिखा है आपने. आई एम श्योर आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा होगा. ग्रेट. चलो, I'll share something with you. You read this. पढ़ा आपने?
पॉइंट नंबर 4 को जरूर मार्क कर लीजिएगा, वो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन हो सकता है। उसके लिए आपको मीनिंग ऑफ कल्चर लिखना पड़ेगा। इन पॉइंट नंबर 4 एज इट इज तीनों पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। इज दैट क्लियर टू यू? अब एक क्वेश्चन और आ सकता है, 5.38 पे आइए, राधा 39 पे आइए पहले। चेंजिंग अ प्रॉब्लम कल्चर, चेंजिंग अ प्रॉब्लम कल्चर। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट क्वेश्चन दे कैन आस्क, बाकी जनरल डिस्कशन करके क्लोज करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। दिस कैन बी अनदर क्वेश्चन। दे मे गिव यू अ सिचुएशन और बोलेंगे कि जो आपका एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है एंड जो आपका स्ट्रेटेजी है, दे आर नॉट इन सिंक विथ ईच अदर। यू बिलीव कि आपने कल्चर को ही बदल देना चाहिए, स्ट्रेटेजी बहुत एसेंशियल है। तो ये बताएगा व्हेन यू थिंक ऑफ changing a culture, what points you should keep in mind and what are the reasons that why this can be one of the toughest possible task. ये बोलता है कि लोगों के हिसाब से बहुत आसान है कि कल्चर चेंज कर दीजिए, बट रिमेंबर कल्चर इज मेड अप ऑफ पीपल। कल्चर बनाता है कौन है? लोग ही बनाते हैं। तो अगर आप कल्चर बदलना चाहते हैं, मतलब इट इज एज गुड एज सेइंग यू हैव टू चेंज द पीपल। नाउ चेंजिंग द पीपल लिटरली और चेंजिंग द थॉट प्रोसेस ऑफ पीपल, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। एक होता है इन लोगों को ही रिप्लेस कर दीजिए, इनकी जगह नए लोग लेके आ जाइए, वो आसान डिसीजन नहीं होता है, बहुत चैलेंजिंग काम होता है। दुनिया के किसी भी कंट्री के अंदर पीपल विल नॉट एक्सेप्ट इट इजीली। द सेकंड वन इज चेंजिंग द थॉट प्रोसेस ऑफ पीपल। ट्रस्ट मी, दैट इज इवन टफर। और वो एक्चुअली में ऐसे बोलने का ट्राई करेगा, बिकॉज एक इंसान का जो थॉट प्रोसेस है, वैल्यूज हैं, वो अगर एक बार सेटल हो जाता है, उसमें वो बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करता है इजीली, उसमें चेंजेस को लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं क्लास में कभी टच भी नहीं करता, बिकॉज मुझे लगता है वो ऐसे टॉपिक्स रहेंगे जिनके अराउंड लोगों के अपने खुद के वैल्यूज रहेंगे, अपना खुद का थॉट प्रोसेस रहेगा। जब आप उसको चैलेंज करते हो ना, तो लोगों को लगता है इट्स एन ऑफेंस। रिमेंबर दैट while challenging that is not an offense. Having a healthy argument is nice, but majority people may see that argument itself as a challenge. एक एग्जांपल देखिए, सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूं आपके साथ में रिलेटेड टू मूवीज। अभी रिसेंट कुछ टाइम में एक वो मूवी एनिमल आया था रणबीर कपूर का, विच बिकेम वेरी वेरी फेमस, बराबर है कि नहीं? जो हर किसी को मालूम है पूरे इंडिया के अंदर। दिस इज अ मूवी कॉल्ड थ्री ऑफ अस। Have you even heard the name of the movie? Anyone? At the same time this movie came, majority people in the country will not even know about the movie, and you don't even try watching it. I'm telling you, it's so slow, but it's so good that it shows a different side of a human life altogether. And while watching the movie, I realized आई एम श्योर उस बनाने वाले को भी समझ में आया, इधर के लोग को समझ में आने वाला नहीं है, फिर भी उसने लगा कि मेरे को नहीं बनाने का है ये। सो देयर आर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट एक्चुअली इज द रियल सिनेमा, दैट इज द रियल जॉब ऑफ सिनेमा, टू एक्चुअली पास ऑन अ मैसेज। एंड देन सडनली यू मेक अ मूवी वेयर देयर इज नो मैसेज, इट्स जस्ट मूवी। यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस? इट्स लाइक देयर इज अ कंटेंट ऑफ 3 hours. You're understanding? Let's put some music, let's put some people, let's put some violence, whatever. मतलब मसाला अच्छा होना चाहिए। I understand. I know commercial aspect. And trust me, जो दूसरा मूवी है ना, वैसे अगर 100 बनेंगे ना, तब भी वो एनिमल के इक्विवेलेंट पैसा नहीं कमा सकते हैं। मैं डिसएग्री कहां कर रहा हूं? फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, यू शुड डू व्हाट इज राइट, बट रिमेंबर व्हेन दे आर डूइंग व्हाट इज राइट, indirectly it means that's the thought process of people. Do you know there are a certain set of people who even criticize the movie Animal? There is a wing of the society जिसको लगा इसे क्रिटिसाइज भी करना चाहिए। जब उन्होंने क्रिटिसाइज किया, then the other world criticize them. How can you criticize this? So मतलब basically criticism is also not allowed. Are you understanding the problem? Criticism is not allowed reaching this level. And if I'm not wrong, yesterday there came a video that in a museum in Europe, people threw soup on Picasso, if I'm not wrong. In a museum, that was their way of saying that things are wrong in the country. They went to the most famous museum in the world, and wahan unke haath mein obviously that soup. It's a sign of revolt, that we don't like what is happening in the world, we want the world's attention, so let me throw something at something which is valuable, so the world will look at us. I don't know whether you are understanding this. तुमको शायद रिलेट भी नहीं होगा, बहुत टफ है। मैं इसीलिए तुमको समझाने का ट्राई कर रहा है दैट कल्चर चेंज करना बहुत आसान है बोलना, पर उसे
बदलने के बारे में सोचना तक मुश्किल है, बदलना तो बहुत दूर का बात है। चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर हो, चाहे वो इट्स ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कल्चर हो, इट्स इजी टू टॉक बट फार मोर डिफिकल्ट टू एक्चुअली चेंज दैट। रादर यहां पे पूरा निबंध के बाद में लास्ट में एक बहुत अच्छा लाइन बोलेगा, दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट, दैट इज पॉइंट नंबर एम। आई विल मेक यू रीड दैट बट लेट्स फर्स्ट फिनिश एवरीथिंग व्हाट दे हैव टू से, देन इन द एंड विल कम टू पॉइंट नंबर एम। या पहले पढ़ना चाहोगे पॉइंट नंबर एम? देखो मस्त है। इनफैक्ट इट इज यूजुअली टफर टू रीशेप अ deeply ingrained culture that is not strategy supportive then it is to instill a new culture from scratch। मतलब शायद एक नया कल्चर बना देना कंपैरेटिवली आसान होगा, रादर देन चेंजिंग अ कल्चर एंड मेकिंग इट एक्सेप्ट द न्यू स्ट्रेटेजी। वो शायद बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। दिस इज रिवोल्टिंग लाइन। बेसिकली वो बोलता है धंधा बंद कर दो, नया तरीके से धंधे को करने का शुरुआत करो। दैट इज नॉट ऑलवेज द राइट डिसीजन, बट वो पूरा थकने के बाद लास्ट में बोलेगा ये सब। उसने पहले ट्राई किया ऑथर ने समझाने का कि व्हाई दिस इज अ टफ थिंग। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हमको तो मस्त 4-5 पॉइंट पिक करने का है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? एक एग्जिस्टिंग कल्चर है, एक स्ट्रेटेजी है। ना वो कल्चर बताएगा ना वो स्ट्रेटेजी बताएगा। वो बोलेगा दोनों फिट नहीं है, दे आर ए मिसमैच। सो वो बोलेगा मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कल्चर चेंज करेंगे, आप उन्हें गाइड करो। तुमको बोलेगा तुम उनको गाइड करो कि कैसे कल्चर को चेंज करना चाहिए। बेसिकली निबंध लिखो, हाउ टू चेंज अ कल्चर। समझा क्या? तो सर पहले बोलना पड़ेगा, नहीं नहीं ये बहुत टफ काम होता है। नंबर 1 देखो, changing a company's culture to align with the strategy is the toughest possible management task। Point number 2 में same चीज, sir it is very difficult because of heavy anchor of deeply held values and habits people cling emotionally to the old and familiar। basically लोगों को जो एक बार काम करने का आदत या सोचने का तरीका बन जाता है, they do not leave that easily, they are emotionally connected to certain aspects। so culture के अंदर इंसान का इमोशन इंटीग्रेटेड हो सकता है। तो इसीलिए आपके लिए आसान काम नहीं होने वाला है। नोटबुक में जाइए, आपको हम आंसर लिखाते हैं, 5-6 पॉइंट लिखा देंगे। 4 की लिखने की जरूरत है, तुम्हें 6 लिखवा देंगे, तुम भी क्या रखोगे। नोटबुक में जाइए, देखिए पॉइंट नंबर 5, चेंजिंग अ प्रॉब्लम कल्चर। चेंजिंग अ प्रॉब्लम कल्चर। Yeah, okay. Thank God. My bad. It was not Picasso. It was Mona Lisa. Yeah. Thank you. Acha, I'm not sure. It was a famous painting. Any which ways. Again, the problem is the crux. मतलब मैं बोला ना, मेरा मेमोरी बहुत बुरा है। आई कैनॉट रिमेंबर, मतलब नाम चीजें और ये सब मेरे को नहीं याद रह सकता है। बट मेरा दिमाग एक चीज एक्सेप्ट करता है, उसका लॉजिक समझ जाएगा एक बार में। उसको तो एप्रिशिएट करो यार। आई आई एक्सेप्ट मेरा गलती है, मैं काम अरे ठीक है, बट इट्स फाइन। कम हियर। चेंजिंग अ प्रॉब्लम कल्चर। अंडर दिस राइट डाउन बुलेट पॉइंट नंबर 1। ये मत करो, बस ये बदल दो। बुलेट पॉइंट नंबर 1, changing a problem culture, changing a problem culture to align it, changing a problem culture to align it with the new strategy, changing a problem culture to align it with new strategy is one of the toughest tasks, is one of the toughest task for the management, toughest task for the management। Bullet point number 2, management needs to identify, management needs to identify which aspects of present culture, needs to identify which aspects of present culture are not strategy supportive, present culture are not strategy supportive, and which ones are supportive, and which ones are supportive। Point number 3,
मतलब बेसिकली पहले वो एस्पेक्ट्स ढूंढिए जो आपको लगता है एक्चुअली में ऑपोजिट है, या आपको लगता है कुछ चीजें मैच भी होती होगी. देयर कैन बी सर्टेन एलिमेंट्स जो एक्चुअली में शायद स्ट्रैटेजी से मैच होते हैं, बट कुछ एलिमेंट शायद मैच नहीं होते हैं. पहले रूट कॉजेस को ढूंढिए, प्रॉब्लम को ढूंढिए. ये आपको पॉइंट नंबर 2 में बोल रहा है. नंबर 1 में बोलता है ये प्रोसेस टफ होने वाला है. नंबर 2 में बोलता है स्टार्ट कैसे करोगे, फाइंड द एरियाज विच मैचेस विथ योर न्यू स्ट्रैटेजी एंड फाइंड द एरियाज विच डजंट मैच विथ योर स्ट्रैटेजी. नंबर 3, strategic managers should talk openly with all the people who all are concerned with corporate culture that needs to be changed. Who all are concerned with corporate culture that needs to be changed. It sounds like your strategic change. याद है क्या आपको? Kurt Lewin's process, unfreezing, changing to new situation, refreezing. But unfreezing was making people realize why change is required. So यहां पर भी आपको बोल रहा है पहले आप challenges identify करो, फिर जो लोग concerned है उनसे आपने थोड़ा openly discuss करना चाहिए. यहां पर indirectly आपको उन्हें बताना चाहिए why these aspects are a misfit to my culture and we believe this needs to change. एक simple सा example देता हूं. 2008, 9, 10, I will say till 2015 almost, for 7 years, इंडिया का जो बिग फोर कल्चर था was highly hated culture. Why? There was no work-life balance. It was a crime to even talk about work-life balance, and people used to be happy that we work for 12 hours, we work for 15 hours, we work for 18 hours. Sometimes people used to be so passionate. I work for 4 hours, 4 days straight. मैं एक क्लाइंट का डेडलाइन खत्म करके 4 दिन के बाद सीधा घर पे आया डायरेक्ट. पीपल यूज्ड टू बी सो प्राउड व्हाइल सेइंग दिस. दिस प्राइड वाज द प्रॉब्लम. दैट मींस यू आर सो पैथेटिक एट प्लानिंग. If you have to work for so many hours straight to finish a deadline, that means you didn't know what is a deadline. Are you understanding this? But can you tell this to the partner? Can you tell this to the senior manager? You cannot. Rather, I'll tell you. When I joined PwC, it took me 3 months. I really mean minimum 3 months. So the culture was, you just address the other person by name. Let's say my senior is Yuraj, you tell them Yuraj. Or my partner is Mr. Jitendra Mirchandani, you call him Jitu. Yeah. In the firm, everyone used to call him Jitu, and you are the first level of the hierarchy. Article. He is at the top. You're understanding my point. The gap of only 16, 17 years, not in age, in terms of work experience. And what will you normally do? Sir, बराबर, you are 17-year-old. समझ रहे हो मेरा बात? सामने वाला was probably 37, 38 at that time. मतलब डबल से भी ज्यादा. मतलब हमारा गैप ऐसा ही हो जाएगा थोड़े दिनों बाद में, अभी नहीं है. मतलब that gap was there. So how do you address? Sir बोलेंगे आप directly normally. If you say sir, they take it as offense. And it's not the partner who's taking the offense. The manager is taking the offense because he's calling him Jitu in front of me, and I am calling him sir. And he's telling me, call him Jitu. I'm like, no, it's not possible. I will have to go home and practice 5 times to have the confidence to tell my partner, hey Jitu, what's up? You're understanding this? It's not easy. It's not easy. I hope you're understanding this. Literally, someone who was in hostel, जहां पर आपके सीनियर को भी आपको सर बोलना पड़ता था, because you were in a hostel. From there, you are in PricewaterhouseCoopers, and there they tell you your actual partner, call him Jitu. Sorry, Jitendra Mirchandani sir, if you're hearing me. But it's not easy. So, and I came from a very conservative background, तो मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल था. So what I thought is, मेरे को लगा जो लोगों को अच्छा लगेगा, and it just backfired. I thought चलो इनको सर नहीं पसंद है, भैया दीदी बोल देते हैं. समझो मेरा बात. That is the worst someone can do. This is the worst. I'm telling you what I did. I asked my manager, can I call him Jitu bhaiya?
who actually became a concept Jeetu Bhaiya later on. But can I call him that? समझे मेरा बात? So, my manager laughed at me and he said, "Don't even dare. If you do this, they will ban you. But they'll blacklist you. Are you understanding this?" That is what he told me. I said, okay. फिर मेरे को सारी बोलना पड़ेगा, मेरे को 2-3 महीना लगेगा. I cannot get used to of the fact that I can call someone directly by the name. It's not possible. And literally it took me 2 to 3 months. And I still believe शायद probably जो first line खत्म हुआ उसके बाद में confidence आया. पार्टनर को तो तब भी जीतू नहीं बोला मैंने. बट मेरे मैनेजर को युवराज बोलना शुरू कर दिया एटलीस्ट, क्योंकि थोड़ा बहुत उन्होंने ऐसा धोया भी था कि मेरे को अंदर से भी आया कि युवराज जी बोलना चाहिए. समझ रहे हो मेरा बात? सो दैट इज ओके. Great guy, sits in I think PwC Switzerland currently, must be a partner now. I learned a great deal. So ऐसा होता, no, I really mean that honestly. You realize that people taught you after you are through a process. I truly appreciate that I was in the right firm. If someone tells you the articleship is not great, according to me, that was everything for me. That is the 3.5 years. That is when someone who was a 12th pass literally joined a firm and everything was taught to him. Literally everything. I believe मेरे को कुछ भी नहीं आता था. मेरे को सिर्फ CBSE बोर्ड में मार्क्स आया था. समझ रहे हो? उसके बाद उसने समझाया कि भाई दुनिया वैसा नहीं होता है, काम अलग तरीके से होता है. यू शुड नो हाउ, यू शुड लर्न हाउ टू टॉक टू पीपल, यू शुड नो हाउ टू सेंड ईमेल्स, यू शुड नो हाउ टू प्रॉपर्ली परफॉर्म अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फंक्शंस. ये सब चीजें आपको वहां सिखाई गई थी. आई एम रियली रियली थैंकफुल, देयर इज नो डाउट. बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कल्चर इज समथिंग दैट when you become part of an organization, you'll realize what I'm really talking about. अभी तक आपको लग रहा है 5 पॉइंट लिखने हैं. So I understand your concern, but this is something, the day you start working in a company, you start working in an organization, you start relating to it. Okay, this is what we do differently and this is what others do. नोटबुक में जाइए. कितने पॉइंट लिखे आपने? Write down bullet point number 4. हाँ, I can't understand. No, please. Thank you. I am fine. My name is Rishabh. That's fine. Notebook में जाइए. Point number 4. The task of making culture supportive of strategy. The task of making culture supportive of strategy is not a short-term exercise. The task of making a culture supportive of strategy is not a short-term exercise, comma, it may take a significant amount of time. It may take a significant amount of time to design and implement a new corporate culture. To design and implement a new corporate culture. Full stop. अगला पॉइंट लिखिए. The bigger the organization, अगला पॉइंट लिखिए. The bigger the organization, the greater the cultural shift. The greater the cultural shift will be needed. Greater the cultural shift will be needed to create a strategy supportive culture. To create a strategy supportive culture. फुल स्टॉप. इसी में कंटिन्यू कीजिएगा यही सेंटेंस में. इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस changing the corporate culture. In large organizations, changing the corporate culture may take 2 to 5 years.
changing the organization culture may take 2 to 5 years. It's a fact. It's not an easy job. Literally आपको वो लोग ढूंढने पड़ेंगे जो मिसफिट है, जो नए कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उन्हें आपको बदलने का मौका देना पड़ता है. And there are a lot of people following such people. So it's a very, very long process. And I'll tell you what, it's possible. It's not something which is impossible. Ultimately, the change in culture will be driven by strong individuals जिनको majority लोग आपके organization में follow करते हैं या idealize करते हैं, तब जाके वो culture शायद बदल सकता है. कितने पॉइंट लिखे आपने? Last point number 6. In fact, it is usually tougher to reshape. Last point. In fact, it is usually tougher to reshape a deeply rooted culture, which is not strategy supportive, then it is to implement a strategy supportive culture from scratch in a brand new organization. मतलब अगर एक कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, तो शायद उसे बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा. उससे शायद आसान हो जाएगा एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना के नया कल्चर बिल्ड कर लें और अपना नया स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कर लें. दैट मे साउंड इजियर इन सर्टेन केसेस. क्या आपको बेसिकली चेंजिंग का कॉर्पोरेट कल्चर थोड़ा समझ में आया क्या? तो वैसे बहुत सारी चीजें हैं. उन्होंने एक बार एक क्वेश्चन पूछा है, अदरवाइज मेजॉरिटी टाइम क्वेश्चन यही पूछा गया है दैट क्या एक कल्चर एक ऑब्स्टेकल हो सकता है या अलाय हो सकता है इन केस ऑफ अ स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन. आपको मेजॉरिटी केसेस में आंसर पॉइंट नंबर 4 वाला आना चाहिए जो आपको मार्क करवाया था इंपॉर्टेंट. कल्चर कैन बी एन अलाय और अ ऑब्स्टेकल टू स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. चेंजिंग टू न्यू कल्चर वाज आस्क्ड वंस, कैन गेट रिपीटेड. इतना पता होना चाहिए. अब इसके अराउंड ही 2-3 हेडिंग्स लिखे हुए हैं, उसको रीड कर लेते हैं, क्लोज कर देते हैं. नथिंग मस्ट टू राइट. आइए पेज नंबर 5.37. सर इज कल्चर इंपॉर्टेंट इन योर स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन? ऑब्वियसली यार, सिंपल चीज है. एक बात समझिए, एज अ ऑर्गेनाइजेशन इफ यू आर आस्क्ड टू वर्क टुवर्ड्स अ गोल एंड यू ऑल बिलीव इन दैट गोल, obviously people will be more energized, they'll be more happy, they will be more excited to achieve those goals because it's in line with what they believe. It's like shared vision. You all have a common vision, you all believe in the same aspects. और उधर अगर आपको चैलेंजिंग काम करने के लिए बोला जाएगा तो शायद आपको बहुत मजा आएगा, आपका सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा. जहां पर ऐसा लगता है कि आपका थॉट प्रोसेस कुछ अलग है, स्ट्रेटेजी का एक्सपेक्टेशन कुछ और अलग है, तो शायद आपके लिए वो क्या हो जाएगा, एक मिसफिट हो जाएगा. उस केस में शायद आप इतने सपोर्टिव नहीं रहेंगे एज अ एम्प्लॉई टुवर्ड्स द implementation of new strategy. वही बोल रहा है सर, a strong culture will promote great strategy execution. A culture which is grounded in values will energize people throughout the company. लोग बेहतर तरीके से अपना काम कर पाएंगे. जबकि अगर ये मिसमैच हुआ तो शायद चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स आ जाएंगे. वही सेम चीज कि अगर वो मिसमैच हुआ तो आपके लिए ऑब्स्टेकल बन जाएगा और अगर फिट हुआ तो आपके लिए क्या बन जाएगा, एक ग्रेट अलाय बन जाएगा. मतलब एक बहुत यूजफुल कॉन्ट्रीब्यूटर बन जाएगा जिसकी वजह से स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, और भी आसान हो जाएगा. आइए पेज नंबर 5.37 पे एक दो पॉइंट को पढ़ लेते हैं रेफरेंस के लिए, नथिंग एल्स. पॉइंट नंबर एफ पढ़ लीजिए, पॉइंट नंबर जी 2 पॉइंट रीड कर लीजिए, ये पॉजिटिव रिलेटेड हो जाएगा. A strong strategy supportive culture nurtures and motivates people to do their jobs in ways which is far better to ensure strategy execution बढ़िया से हो पाएगा. They will think about creating more value to the overall process. And sir, you know, people will easily be able to identify that जो कंपनी का विजन है, टारगेट्स है, स्ट्रैटेजी है, उससे हम रिलेट करते हैं because it's in line with what we believe is right. इसीलिए बोलते हैं ना, it's important even as a employee when you choose an organization
post qualification, or maybe let's say post 3 or 5 years of experience, when you make a long term choice that let's say I want to be in the corporate world. Now some people do not like your big fours, consulting firm. They like to choose an industry. They believe I want to think straight only around the industry. For example, it can be a pharma industry, it can be FMCG, it can be IT consulting. मैं एक इंडस्ट्री को पिक करके उस डायरेक्शन में ज्यादा काम करना चाहता हूं. I believe I want to build expertise around one industry. That's why people after some years make a switch कि वो एक इंडस्ट्री को चूज करते हैं. जनरल रिकमेंडेशन क्या होता है? नेवर स्टार्ट योर करियर विद इंडस्ट्री अनलेस यू आर रियली श्योर. आपको अगर पता है कि मेरे को ये इंडस्ट्री में ही काम करना है जिंदगी भर, तो बात अलग है. अदरवाइज ऑलवेज स्टार्ट विद बिग फोर्स और कंसल्टिंग फर्म्स. आई एम टॉकिंग पोस्ट क्वालिफिकेशन. वहां से क्या होता है, आप सारे इंडस्ट्री के लिए काम करते हो, तो एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस मिलता है अलग अलग इंडस्ट्रीज क्या है. एंड देन यू वंस यू अंडरस्टैंड दैट ओके देयर आर 7-8 इंडस्ट्रीज, दिस इज व्हाट आई लाइक, मैं इस इंडस्ट्री में परस्यू करना चाहूंगा फ्यूचर में करियर, तब आप स्विच करते हो फ्रॉम दिस साइड टू द इंडस्ट्री साइड. Like very few people make a choice of an industry in the initial phase because people do not know what exactly they want. Because आप एक कोर्स का पार्ट हो, आपने बिजनेस का एक्सपोजर एक्सपीरियंस बहुत कम एक्सपीरियंस किया होता है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, ओपन एंडेड फर्म्स में काम करते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं. जब उन्हें कोई इंडस्ट्री समझ में आता है फिर वो लोग स्विच करते हैं. मतलब यू हैव अ गुड नेटवर्क ऑल्सो बिकॉज आप कंपनी के सीईओ सीएफओ साथ में काम करते हैं. व्हेन यू वांट टू मेक अ स्विच, योर नेटवर्क्स आर ऑलवेज यूजफुल एंड हेल्पफुल. ये प्रोसेस होता है. ओके, नीचे आ जाइए. पेरिल्स ऑफ मतलब प्रॉब्लम्स ऑफ स्ट्रैटेजी कल्चर कॉन्फ्लिक्ट. मतलब अगर स्ट्रैटेजी अलग सोच रहा है, कल्चर अलग सोच रहा है, तो उसका प्रॉब्लम क्या आने वाला है. देखिए, व्हेन अ कंपनीज कल्चर इज आउट ऑफ सिंक विथ व्हाट इज स्ट्रैटेजिकली राइट, द कल्चर हैज टू बी चेंज्ड एज क्विकली एज पॉसिबल. सर देखो, while correcting a strategy culture conflict can occasionally means, या तो आप स्ट्रेटेजी को ही चेंज कर दीजिए ताकि वो कल्चर से फिट हो जाए, या फिर आप मिसमैच्ड कल्चर को चेंज करने का ट्राई कीजिए ताकि वो फिट हो जाए विद द स्ट्रेटेजी. ईदर यू नीड टू चेंज द स्ट्रेटेजी और यू नीड टू चेंज द कल्चर. थर्ड पॉइंट, जितना ज्यादा मिसमैच यू कैन से रूटेड होगा, मोर एंट्रेंच्ड मतलब मोर यू कैन से लॉन्ग टर्म ये रूट कॉज था कि भाई लोगों को लगता है इस तरीके से काम करना चाहिए एंड द न्यू स्ट्रेटजी डजंट रिक्वायर दिस एट ऑल. वो इसमें बिलीव ही नहीं करता है. कहना इसे दोनों का बिलीफ सिस्टम ही कंप्लीटली अगर अलग होगा तो आपके लिए बहुत मुश्किल होते जाएगा. द ग्रेटर द डिफिकल्टी यू विल फेस व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज द कल्चर और चेंज द स्ट्रेटजी. इसीलिए आपको बताएगा, आपको थोड़ा समझना चाहिए कि क्या एक्चुअली में कल्चर स्ट्रेटजी से मैच होता है, फिट होता है. अगर नहीं होता है देन मे बी शायद आपको कल्चर को बदलने के बारे में सोचना पड़ेगा या फिर नया स्ट्रेटजी चूज करने के बारे में सोचना पड़ेगा. आपको फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दो चीज आनी चाहिए. हाउ डू वी चेंज अ कल्चर, उसके अराउंड 4-5 पॉइंट, एंड कैन अ कल्चर बिकम अ ग्रेट कंट्रीब्यूटर और अ ग्रेट ऑब्स्टिकल फॉर अ स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन. फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जितना आपको लिखवा के दिया दैट इज मोर देन सफिशिएंट. अभी गुड, दिस वाज कॉर्पोरेट कल्चर फ्रॉम चैप्टर नंबर 5. कैन वी गो नेक्स्ट? चाहिए अगला हेडिंग लिखिए नोटबुक के अंदर. फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई दिस इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस फॉर द फर्स्ट टाइम. 5.47 you will see a heading called as strategic performance measures, SPMs. बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है ये, सिलेबस में पहली बार इंक्लूड किया है. दैट्स द ओनली डिफरेंस. स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स. Let me give you an overview. I believe this is highly important from May 24 and November 24 exams because strategic management का आज तक का हिस्ट्री रहा है. गलती से भी अगर आईसीआई ने अपने मॉड्यूल में कुछ नया इंक्लूड किया तो पहले 2 अटेम्प्ट के अंदर उधर ही क्वेश्चन आता है. मतलब देयर इज अ वेरी हाई चांस. चैप्टर 5 में मैंने आपको बहुत पढ़ाया चेंज, मैंने आपको बहुत पढ़ाया कंट्रोल, पर उनको समझा असली चेंज तो ये है और वो आपसे क्वेश्चन में यही पूछेगा. एंड आई नो आई से रियली वेल, मतलब मान के चलिए इफ नॉट द फर्स्ट द सेकेंड अटेम्प्ट, पहले 2 के अंदर कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन इस पे पूछा जाएगा फ्रॉम चैप्टर नंबर 5. दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स. लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू. ये कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत सिंपल सा चीज है, हम आज की तारीख में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं और बहुत लॉजिकल है. ये क्या बोलता है सुनिए. आपने पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो लगा लिया है. यू आर इन द लास्ट स्टेज. व्हाट इज द लास्ट स्टेज? याद है कि वेयर आर वी, where we want to be, how can we reach there, find the options, then choose the best option,
एंड लास्ट वन था एंश्योर अराइवल। एंश्योर अराइवल मतलब मॉनिटरिंग, जो आपने स्ट्रेटेजी लगाया है, जो आपने स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कर दिया है ना, इज दिस वर्किंग एज वी हैड एक्सपेक्टेड और नॉट, दैट मॉनिटरिंग एस्पेक्ट विल कम। उसके अराउंड ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। जस्ट पहले क्या पढ़ाया था? स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। ऐसा मान के चलिए स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के हिसाब से एक ऑल्टरनेटिव और दिया है। कंट्रोल अगर आपको लगता है बहुत थियोरेटिकल है, थोड़ा सा और प्रैक्टिकल रेलेवेंस हो सकता है, यूज स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स। मतलब हम स्ट्रेटेजिकली कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, यह मेजर कैसे किया जाएगा, उसके लिए एक टूल दिया है, दैट इज कॉल्ड एज एसपीएम। सिंपल बात है, इनका थॉट प्रोसेस क्या बोलता है ये समझाता हूं। ये बोलते हैं दैट अगर आप एक स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कर रहे हो ना, द पीपल हु आर वर्किंग ऑन द फील्ड, दैट इज योर एग्जीक्यूटिव्स ऑनलाइन, ऑनलाइन मीन्स पीपल हु आर वर्किंग ऑन द फील्ड, उन्हें अगर ये अपडेट नहीं मिलता है कि भाई आर वी वर्किंग एज एक्सपेक्टेड और नॉट, इफ दे डोंट हैव एनी performance metrics, if they don't get to know any statistical data, they will never be able to conclude are we moving right or not. So basically आप जैसे सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, आपने कोई नया स्ट्रैटेजी लगाया, उसका एक्सपेक्टेशन होगा कि हमारा एग्जिस्टिंग सेल्स से हमारा जो नया टारगेट है उसके अंदर 3 टाइम्स जंप आना चाहिए। तो आप कहना है परफॉर्मेंस मेजर्स बना रहे हो, एक ऐसा नंबर्स डिफाइन कर रहे हो कि डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस के ऊपर नंबर्स के बेसिस पे इवैल्यूएट किया जा रहा है, आर वी मूविंग एज एक्सपेक्टेड और आर वी परफॉर्मिंग अबव आवर एक्सपेक्टेशन और वी आर परफॉर्मिंग बिलो द एक्सपेक्टेशन। सो बेसिकली यू डिफाइन अ स्टैंडर्ड डेटा and then you see are you above the standard data or below the standard data, मतलब are you performing better than expected or you are performing poorly, मतलब आपका परफॉर्मेंस अच्छा है कि बुरा है। ये मेजर करने के लिए हमारे पास में कुछ मैट्रिक्स होना चाहिए, कुछ नंबर्स होने चाहिए जो ड्राइव करेगा कि भाई हम सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर, मतलब स्ट्रैटेजी के परफॉर्मेंस को हमने इवैल्यूएट करना चाहिए, मेजर करना चाहिए, ताकि हम लोग सही डिसीजन सही समय पर ले पाएंगे। सर क्या हो सकते हैं स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स? लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स, द वेरी बेसिक वंस जो आई एम श्योर हर किसी को पता रहेगा। 5.48 पे आइए, पहले समझने का ट्राई कीजिएगा, मैं आपको सब वो बताऊंगा क्या एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कैसे पूछेगा। मैंने प्रॉपर हेडिंग बना के दिया है, मेरे को पता है वो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, डोंट वरी अबाउट दिस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू डोंट बी स्कैर्ड, पहले समझ लो फिर एग्जाम के ऊपर जाएंगे। देखिए क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं। रीड द फर्स्ट वन, व्हाट इज द फर्स्ट एम? कैन देयर बी अ फाइनेंशियल मेजर? कैन यू डिफाइन इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ कितना है, आरओआई क्या है, रेवेन्यू का नंबर क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर क्या है, मतलब फाइनेंशियल नंबर कैन टेल अस आर वी डूइंग गुड और वी आर नॉट डूइंग गुड। ये डिटरमाइन करने के लिए वी कैन यूज फाइनेंशियल नंबर्स। कैन वी ऑल्सो यूज कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्केल? यस। लाइक फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बिजनेसेस में, सर्विस इंडस्ट्री स्पेसिफिकली, वहां इंपॉर्टेंट है कि आपको कस्टमर का फीडबैक मिलना ही चाहिए। आप एक सिंपल चीज समझिए, आज कोई भी आप एक लग्जरी प्रोडक्ट परचेस करते हैं, एनी लग्जरी प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट परचेस करने के बाद में फीडबैक के लिए 3-4 कॉल आएंगे ही आएंगे टू एंश्योर is customer getting the same value what we expected them to achieve। इससे उनको पता चलता है कहीं हमको कुछ इंप्रूव करने का इमीडिएटली जरूरत है या नहीं है। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन को हम मेजरमेंट में डिफाइन कर सकते हैं। एग्जांपल, यू गिव अ कॉल टू द कस्टमर फॉर द फीडबैक एंड आस्क देम हाउ विल यू रेट योर एक्सपीरियंस फ्रॉम 0 to 10। ये कॉमन चीज है जो आपको कॉल के फॉर्म में आएगा। या एक रेस्टोरेंट के अंदर दे गिव यू अ फीडबैक का फॉर्म, you know, in the end, food, hygienic, and all those aspects, right? Ambience कैसा था, service कैसा था, they ask you to rate it accordingly. So can I say that can also work as a measurement tool? Are we going as expected or not? Number 3, can you see a word market measures? मतलब मार्केट शेयर कितना है मार्केट में। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारा शेयर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, जिस स्पीड से हमने एक्सपेक्ट किया था ग्रोथ आएगा वो सेम स्पीड से ग्रोथ है कि नहीं है। इज आवर कॉम्पिटिटर परफॉर्मिंग बेटर देन अस? आर वी कैप्चरिंग न्यूअर मार्केट्स और इज कॉम्पिटिटर एबल टू कैप्चर न्यूअर मार्केट्स फास्टर देन अस? ये सब चीजें आपको शायद मेजर करने के लिए काम में आ सकती है। रादर अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग मेजरमेंट टूल्स होने चाहिए। दे विल नॉट वर्क फॉर वन डिपार्टमेंट, ऑल ऑफ देम टुगेदर। यू डिटरमाइन कब किस टूल के थ्रू हमें डिटरमाइन करते हैं। आप कभी ये शार्क टैंक दिखते हैं अगर फॉर एग्जांपल, वो क्या क्वेश्चंस पूछते हैं? परफॉर्मेंस में इंडिकेटर्स पूछते कि नहीं पूछते कि ओवरऑल आपने लास्ट 1 साल में कितना रेवेन्यू अर्न किया है, एवरेज कितने यूजर्स को आपने सर्व किया है। व्हाई डू दे आस्क दिस क्वेश्चन? बिकॉज विदाउट दिस यू कांट इवैल्यूएट सामने वाला कल कह रहा है।
So to evaluate that, you need certain numbers. These numbers are nothing but my strategic performance measures. नीचे देखिए, can you see a word employee measure? बहुत important होता है. For example, there is a company called as Glassdoor. You know website Glassdoor? Glassdoor के ऊपर लोग reviews देते हैं. As an employee, I work in IBM. What is my experience with IBM? So, how are the reviews of your employees about your organization determines whether new employees will apply or not. मतलब इन सिंपल टर्म्स, जो कंपनी के एम्प्लॉइज है वो अपने कंपनी के बारे में रिव्यू देते हैं, हाउ हैज बीन आवर एक्सपीरियंस. इससे कंपनी को जो नया लोग रीच आउट करना चाहते हैं वो डिटरमाइन करेंगे. एक कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? डू यू नो द बिगेस्ट प्रॉब्लम टुडे? आर्टिकलशिप इंटरव्यू के लिए अप्लाई करोगे, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा है एंड सीट्स बहुत कम है. पोस्ट क्वालिफिकेशन वैकेंसी ज्यादा है, एप्लीकेंट्स कम है. डू यू नो व्हाई? बिकॉज ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस. इतना बुरा है बिग फोर्स के अंदर, अट्रिशन रेट इज वेरी हाई. वेरी रेयरली पीपल कंटिन्यू फॉर 6 months और अ ईयर. People leaving the organization is so common and it's increasing day by day because of more opportunities easily accessible through LinkedIn. अब मेरे को डर नहीं रहता रिजाइन करने से पहले. अब मेरे को लगता है आज रिजाइन किया कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो हायर कर ही लेगा. बिकॉज यू आर क्वालिफाइड. डोंट ट्राई इन आर्टिकलशिप. बिकॉज यू आर क्वालिफाइड. उस वजह से आपको कॉन्फिडेंस है कि कहीं ना कहीं तो हायरिंग हो ही जाएगा, इतना बुरा थोड़ी सिचुएशन रहेगा. पर पहले ऐसा नहीं था. पहले जब तक आप दूसरा जॉब सिक्योर नहीं करते थे, अब एग्जिस्टिंग जगह रिजाइन करने के बारे में सोचते भी नहीं थे. बिकॉज रीचिंग आउट टू न्यू ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड टू बी वेरी वेरी टफ. Today it's becoming very very simple because of accessibility of social media platforms. Are you understanding this? So employee measures, कितना frequently लोग छोड़ के जाते हैं. Employees को attract करना बहुत आसान है क्या? Retain करना आसान है, मुश्किल है. Employee loyalty factor क्या है? Out of all my employees, how many employees in terms of percentage are my loyal employees? अगर वो परसेंटेज बहुत कम होते जा रहा है, मतलब there is significantly wrong with the culture, there is significantly wrong with the strategy. Something we are doing wrong. That is why our employees are not retaining. And employees not retaining का मतलब है, will company retain? There is no guarantee. Because your company is made up of employees in a service industry. Okay. पक्का थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? चलो नोटबुक में जाइए, राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग. स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स. यस. बिल्कुल दे सकता है. तो लोग जानबूझ के नेगेटिव फीडबैक लिखेंगे, होता है. दैट्स वेयर यू नीड टू एंटर. आप इंश्योर करते हैं कि आप एक प्रॉपर ईमेल आईडी एग्जिस्ट करते हैं क्या, उस ईमेल आईडी से हमें रिव्यू लिखें तो हम उस रिव्यू को पास ऑन करेंगे. यू नीड टू डिजाइन कंट्रोल्स. Zomato, there are always going to be fake reviews, but there will be some logical reviews also. See, you are living in a world where there are people filled with both the minds. There are going to be good minds as well as bad minds. That does not mean you don't come up with a new business model. Are you understanding this? अगर Glassdoor का खुद के एम्प्लॉय भी रहेंगे. That is true. There is there is a okay. तुमको एक ऐप का नाम भी नहीं पता होगा, तुम उस दुनिया से बिलोंग ही नहीं करते हो. फिश बोल, कभी नाम भी नहीं सुना होगा. देयर इज अ एप्लीकेशन कॉल्ड एज फिश बोल. खतरनाक कॉन्सेप्ट. अगर तुमको पता तो पागल हो जाओगे. क्या सोचा रहा उस इंसान ने. इंडिया में बहुत कम यूज होता है, मतलब इट्स नॉट दैट कॉमन. इट्स वेरी कॉमन इन यूएस. फिश बोल, BOWL, फिश बोल. इट्स लाइक अ एप्लीकेशन वेयर टू यू आर अनोनिमस बेसिकली. टू ज्वाइन फिश बोल आपको ओरिजिनली, अभी मेरे को करंट सिचुएशन नहीं पता, व्हेन इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, आई रियली डोंट नो व्हाट द टुडे सिचुएशन इज. व्हेन इट केम इनटू एग्जिस्टेंस आपको अपना ऑफिस का आईडी कार्ड का फोटो भेज के अपलोड करना पड़ता था, जिससे वो आइडेंटिफाई करते थे यू हैव एक्चुअली वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन. फिर वो आपको एक लॉगिन देते थे वेयर ऑल योर डेटा विल बी अनोनिमस. अज्यूम अ सिचुएशन, मैं अगर बीसीजी में काम करता है एंड आई एम लेट्स से सीनियर मैनेजर इन बीसीजी एंड लेट्स से आई एम वर्किंग इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मेजर क्लाइंटल मेरा वो है. मेरे को इस साल बोनस मिला X, इंक्रीमेंट मिला 12%, X अमाउंट एंड 12% इंक्रीमेंट. आई डोंट नो वेदर आई शुड बी हैप्पी और सैड, बिकॉज फॉर दैट आई नीड टू नो व्हाट इज द रियलिटी इन द आउटसाइड वर्ल्ड एंड हु विल टेल मी व्हाट इज द रियलिटी ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड. सो I can write on Fishbowl, a senior manager in BCG working in this particular industry has received this bonus component and 12% increment. Is this good or bad? So other people working in other competing firms have also logged in like me.
they will reply and they will share what they believe, and now we are believing that these people are professional people. Are you understanding this? They will not, hey, तेरे को 12 मिला, मेरे को तो 21 मिला, ऐसा नहीं आएगा उधर. इसीलिए वो मार्केटिंग करके लोगों को बताता ही नहीं कि भाई एग्जिस्ट करता है. दिस शुड सर्कुलेट विद इन पीपल ओनली. So that's why these applications are not for masses. LinkedIn was not for masses. Trust me, LinkedIn जब आया पहले 5 साल चला भी नहीं, because it was only for business professionals. But क्या था, business professionals were busy doing their business. Are you understanding? People were busy working, and then they realized ये तो प्रॉब्लम है यार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इतना वैल्यूएशन होता है, हमारे लिंक्डइन में कोई वैल्यू नहीं है. Are you understanding this? फिर उन्होंने बोला चलो थोड़ा सा एल्गोरिथम वर्क करते हैं, लेट्स ब्रिंग द यंग पीपल, दे विल कीप राइटिंग अ लॉट. तो इससे हमारा ट्रैक्शन बिल्ड होगा. यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग बट आई एम टेलिंग यू द रियलिटी. उसने बिजनेस मॉडल बिल्ड किया है बाद में, पहले लिंक्डइन का बिजनेस मॉडल नहीं था. पहले लिंक्डइन का बिजनेस मॉडल क्लीन था. इंसान का एक लॉजिकल प्रोफाइल है जिसके बेसिस पे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, एंड वी विल डिसाइड वेदर टू हायर दिस पर्सन और नॉट. अब देयर इज टू मच देयर दैट जो ओरिजिनल पर्पस था वो खत्म ही हो गया. बट स्टिल देयर आर पीपल हु स्टिल बिलीव to use LinkedIn in the right manner. They still believe we should build a network where people can get to access new jobs. Okay. Notebook में जाइए. Strategic performance measure. Write down point number 1. Strategic performance measure is a method. Strategic performance measure is a method that increases line executives' understanding, that increases line executives' understanding of an organization's line executives' understanding of an organization's strategic goals and objectives. Strategic goals and objectives. Point number 2, SPM offers a continuous system. SPM offers a continuous system for tracking organization's progress, towards their objectives, using clear-cut performance measurements. दो चीजें हैं, सुनिए शांति से. आपने दोनों पॉइंट क्या लिखे हैं? सर, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर, पहले तो मेरे जो लाइन एग्जीक्यूटिव्स, मतलब पीपल हु आर वर्किंग ऑन द फील्ड, उन्हें बेहतर समझाएंगे हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस, हमारे गोल्स क्या है, बिकॉज उनको नंबर्स दिए जाएंगे. दीज आर द सेल्स टारगेट्स फॉर द मंथ, दीज आर द सेल्स एक्सपेक्टेशंस ऑन अ वीकली बेसिस, सो दे विल अंडरस्टैंड व्हाट वी वांट एज अ कंपनी बेटर ऑन द ग्राउंड लेवल. नंबर 1. नंबर 2, जो हमारा परफॉर्मेंस है वो एज एक्सपेक्टेड है कि नहीं है, ये भी मेजरमेंट करने के लिए ये आपके परफॉर्मेंस मेजर्स काम में आएंगे, क्योंकि आपके पास क्लियर नंबर्स रहेंगे. मंथली सेल्स टारगेट वाज एक्स, व्हाट वी अचीव्ड वाज 20% बिलो एक्स. कैन आई से वी आर शॉर्ट ऑफ द टारगेट? So can I say we'll be able to make a decision, क्या इस महीने में सही हुआ या कुछ गलत हुआ, what went right, what went wrong, and in this we should be as specific as possible. अब जितना specific रहेंगे उतना clear समझ में आएगा what really lacked. इससे आप अगले month या for the next quarter or for the next year what you should do better, ये आपको immediately समझ में आ जाएगा. ये चीज बड़े organization के लिए बहुत essential बन जाता है. Just imagine a situation. A company clocking in a revenue of 1,000 crore first time in a year. Next year, what is their biggest stress? Will we be able to sustain the number or not? Because if you are achieving this number for the first time, your biggest stress is how will this work out in the next year? तो पहले आप क्या सोचोगे पता है क्या?
मंथ और मंथ टारगेट बनाओगे. द ईयर वी हिट 1,000 crore, व्हाट वाज द रेवेन्यू इन द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, व्हाट वाज द रेवेन्यू इन द फर्स्ट क्वार्टर, व्हाट वाज द रेवेन्यू इन द सेकंड क्वार्टर. ये नंबर्स आप अगर बनाएंगे तो अगले साल आप स्टार्टिंग से ट्रैक कर पाएंगे. आर वी मूविंग इन द राइट डायरेक्शन और आर वी लैकिंग समवेयर. इसमें आपको कौन हेल्प करेगा? स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स. समझा क्या? इज मीनिंग ऑफ एसपीएम क्लियर टू यू? राइट डाउन पॉइंट नंबर 3. ये मीनिंग था स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स क्या होते हैं. लिखिए पॉइंट नंबर 3, टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स. टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स. आइए डिस्कस करते हैं टाइप्स को. पेज नंबर 5.48. फटाफट से एक करके फटाफट से डिस्कस करके उड़ाएंगे. नंबर 1, फाइनेंशियल मेजर. मार्क द कीवर्ड्स. रेवेन्यू ग्रोथ, आरओआई, प्रॉफिट मार्जिन्स आर द क्लासिक एग्जांपल्स कि फाइनेंशियल मेजर्स के अंदर ये चीज को हम बेस रख सकते हैं टू इवैल्यूएट आर वी मूविंग एज वी हैड प्लान्ड और नॉट. लॉजिकल लगता है. नंबर 2, कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेजर्स. देखिए कस्टमर रिटेंशन कैसा है, customer loyalty, are they really happy with the high quality products and services we are providing them, or are they complaining about the quality of product. क्या उनके कस्टमर के नीड्स फुलफिल होते हैं या उसके रिगार्डिंग भी उनके कुछ इश्यूज या कंप्लेंट्स हैं, आपको ये पता होना चाहिए. तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेजर्स के एग्जांपल हो सकते हैं. इट इज योर रिटेंशन लेवल, योर फीडबैक टुवर्ड्स क्वालिटी, योर फीडबैक टुवर्ड्स ओवरऑल सर्विस, योर फीडबैक टुवर्ड्स प्राइसिंग. दैट कैन बिकम अ मेजरमेंट टूल टू अंडरस्टैंड आर कस्टमर्स really happy with the organization's product or a service. Number 3, market measure. Mark the word. Market share कितना है, नया कस्टमर एक्विजिशन कितना आपने किया है, एग्जिस्टिंग कस्टमर से आपको रेफरल्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर से रेफरल नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स योर कस्टमर्स डू नॉट बिलीव दैट देयर इज सो मच वैल्यू दैट दे शुड रिकमेंड टू समवन एल्स. So not receiving a referral from your customer is the biggest problem for a company. That means your existing customers are not valuing what you are selling. That means one fine day you will not find customers at all. Are you understanding this? Number 4, employee measures. Sir, are your employees satisfied? Very tough to conclude. Turnover rate, your employee ka engagement, employee ka retention. Are you able to attract the best of the best people in the world? And if they're really inclined in joining your company, that means you're doing good enough to make sure that the world knows that this is the best work environment as an organization. You know that there is a ranking for an employee's point of view, which company is the best company to actually work. You know that? You don't know such things. ऐसा रैंकिंग्स होता है ग्लोबली. एक होता है प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से. आपका आपने और सुना होगा ट्रिपल पीस. सुना है क्या ट्रिपल पी? इधर 4th पी भी आएगा नया. इधर ट्रिपल बॉटम लाइन नहीं सुना आप लोगों ने? ट्रिपल बॉटम लाइन बीसीके में. फर्स्ट बॉटम लाइन इज प्रॉफिटेबिलिटी, सेकंड इज प्लैनेट एंड थर्ड इज पीपल. बराबर है क्या? नहीं है. इधर 4th वाला ऐड करेगा जो मस्त बाउंसर जाने वाला है. पर्पस. Why do you exist as a business? It was actually valid, पर यहां वो बताएगा as a business आपका पर्पस क्या है, क्या आपका एक्चुअली में रेलेवेंस है पूरी दुनिया के अंदर, वो चीज भी आपने फुलफिल करना चाहिए. ये चीज भी हम इवेल्युएट करेंगे. सो बेसिकली हाउ ग्रेटफुल योर एम्प्लॉइज आर, हाउ कंफर्टेबल दे आर वर्किंग विद द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ इजीली दे रेफर. You know, there was a time that HR had nothing to do when it comes to hiring of people, because majority employees used to join purely by referral. In my time, purely by existing employee referral. Matlab at every level there is a vacancy, there is going to be reference and the new people will join. And the new joinees used to also trust the people who have referred them. And the organization also used to trust that my employees are referring someone else, it will be nice. You know, there's a concept called as a referral bonus. You know that? So there is a concept called as a referral bonus. At what level someone is joining, उसके हिसाब से एक referral bonus मिलता है. Once upon a time, I don't know what the situation today, qualified CA recommending another qualified CA with zero experience fresher to join in the organization, the referral bonus used to be around 50,000 rupees. Depends on the condition. The person should join and should work for at least 6 months. Higher level, you become a manager, you're hiring someone as a manager, referral bonus can be 2 lakh rupees. You're recommending a senior manager, 5 lakh rupees. Partner recommendation doesn't work.
Obviously, it's not easy. You need to be really in the organization. You need to prove that you deserve to be a partner. Then only you become a partner. Next point, innovation measure. Are you spending a lot of money on research and development? How many patent applications you are making? How many new product launches you are offering? ये भी बताएगा कि शायद हम इस फाइट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. Like I'm sure OnePlus के पास में एक इंटरनल मैट्रिक्स होगा that before Samsung का Fold 7 comes, we should come up with our Fold. They will have an internal matrix for sure. Do you agree with me? 100%. And मतलब every organization has this kind of matrix. अगर किसी ने एक इंडस्ट्री में ब्रेक थ्रू लेके आया है और अगर आपको मालूम है ये इंडस्ट्री में चल सकता है प्रोडक्ट, तो आपको प्रोडक्ट और OnePlus उससे बेटर प्रोडक्ट लेकर के है. मतलब दैट इज द बेस्ट पार्ट टू लुक एट इट. मतलब आप देखिए जिसने प्रोडक्ट बनाया है उसने अपने एक्सपीरियंस से जो सीखा, किसी ने बिना बनाए उससे वो बेटर सीखा. मतलब उन्होंने कितना थरो रिसर्च किया सामने वाले के प्रोडक्ट पे, ये सोचो. दिस इज गुड. दिस इज हाउ हेल्दी कॉम्पिटिशन वर्क्स. मतलब इवन अ कंपनी लाइक सैमसंग हैज अ गुड कॉम्पिटिटर टू ट्रबल, विच इज नाइस. Last measures which I believe the world should care but hardly people care, that's called as environmental measures. Energy consumption, waste reduction, carbon emissions. And देखो यहाँ पर आपको मस्त एक लाइन मिलेगा, towards more holistic measures of strategic performance. एक वर्ड था जो आपने सुना होगा, ट्रिपल बॉटम लाइन. इट इज कॉल्ड एज PPP. बॉटम लाइन का मतलब होता है बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी. बॉटम लाइन का मतलब होता है, सुन लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो, बॉटम लाइन का मतलब होता है बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी. लोगों को लगता था एक ही मैट्रिक्स है, धंधा बढ़िया है, प्रॉफिट बढ़िया है, इन्वेस्ट करो, बात खत्म. फिर लोगों ने बोला नहीं, प्रॉफिट इज जस्ट वन बॉटम लाइन. डज कंपनी केयर अबाउट प्लैनेट? इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट. डज कंपनी केयर अबाउट पीपल? दैट्स इक्वली इंपॉर्टेंट. दैट्स हाउ ट्रिपल बॉटम लाइन केम. प्रॉफिटेबिलिटी, पीपल एंड प्लैनेट. नाउ देयर इज फोर्थ P. इट्स लाइक सर ऐसा लग रहा है, वो याद है क्या, मार्केटिंग मिक्स. पहले 4P आया, फिर 7P आया. इधर मेरे हिसाब से P करते करते 7P तक पहुंच जाएंगे मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में. अभी के लिए ट्रिपल बॉटम लाइन में क्या क्या थे? पीपल, प्लैनेट एंड द थर्ड वन वाज प्रॉफिटेबिलिटी. बराबर है कि नहीं है? फोर्थ P ऐड कर रहा है जो मेरे हिसाब से बहुत लॉजिकल है, दैट इज कॉल्ड एज पर्पस. एंड ट्रस्ट मी, जो दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज होते हैं ना, उनके सीईओ से आप पर्पस पूछेगा, वो ऐसा आंसर देंगे जिसको आप कभी रिलेट नहीं कर पाओगे विद द बिजनेस. मतलब वो ऐसा आपको आंसर देंगे दैट वी एग्जिस्ट फॉर अ डिफरेंट रीजन. हैव यू एवर सीन एनी स्पीच बाय मिस्टर जॉब्स लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट? वॉच, गो टू यूट्यूब वन फाइन डे, जब टाइम मिले, फाइंड आउट स्टीव जॉब्स लॉन्चिंग iPod. Watch Steve Jobs launching iPhone for the first time in the world. Watch that speech. आज जो Apple launch कर रहा ना वो ठीक है यार, मतलब it's fine, it's okay. But the way he used to present and the way the entire world used to be awed कि मतलब this is different. This is literally mind blowing. This is, you know why iPhone was famous? For the first time a touchscreen phone was created. And that was the era of Nokia, that was the era of BlackBerry. They all were doing good. A smartphone with a touchscreen was created, where if you use a touchscreen phone in the sunlight, you could still see what is there on the screen. In that era, using a phone in the sunlight was not possible, because you could not see what is there on the screen. Just imagine what all they had thought to ensure that this product stands revolutionary. And honestly, आज जो आपका एप्पल का लेगेसी है, it all started with a trigger point. बिकॉज आपने जो पहले मार्केट कैप्चर किया, वो आपने जो लॉयल कस्टमर बेस बिल्ड किया, वो आपको और आगे ऐड होते गया. आई एम नॉट सेइंग बाकी आने वाले लीडर्स ने काम नहीं किया होगा, दे वुड हैव कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली, बट creating that mark in the initial phase is a tough job. Remember, it's not the easiest task, but knowing that how to crack that market is something phenomenal according to me. That's why I watch those speech and all when they launch the product. आज का product launch बहुत ऐसा fancy होता है फालतू का, मतलब मेरे हिसाब से वैसा fancy तरीके से घुमाते रहते हैं ऑफिस के अंदर. अब तो एप्पल के पास इतना बढ़िया ऑफिस है, जिंदगी में ऑफिस दिखाते रहे ज्यादा टाइम तक. तो have you seen their launch? You should watch that. थोड़ा सा दुनिया देखा करो, अच्छा लगता है. मतलब आजकल तो ग्लोबल लॉन्च होता है, you all can see on YouTube and all. It's very common. पहले एक जमाने में लोग टीवी पे ग्लूड रहते थे when there was an Apple launch.
Literally, I was probably one of them. It was one of those times where you used to be fascinated that if Apple is launching something, they will probably hype about it so much. They will put it across like, in such a manner कि दुनिया को एक बदलने वाला कोई चीज आ रहा है. आज ऐसा कुछ होता ही नहीं है. We understand that. But yeah, that's how you should grow. Anyways, do you understand triple bottom line? And नया fourth word क्या आ गया? Quadruple bottom line, that is called as purpose. ऐसा लग भी रहा है. डायग्राम 3 ही थे. फोर्थ वाला जबरदस्ती ऐड किया है फालतू में. So feeling भी आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? Very nice. नोटबुक में जाइए. Write down types of strategic performance measures. Brackets में लिखिए. कितना स्मार्ट हो गया तुम लोग. लीव एटलीस्ट मेरे हिसाब से 6 पॉइंट लिखोगे इनटू 2. 14-15 लाइन्स छोड़ दीजिए. राइट डाउन पॉइंट नंबर 4. वी आर इन स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स. पहले 2 में मीनिंग था, तीसरे में लिखा आपने टाइप्स. अब लिखिए नंबर 4. इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स. इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स. तुम्हारे दिमाग में भी जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मेजर है, 8 बजे क्लास खत्म हो जाता है, जैसे ही उससे कुछ डेविएट हुआ दिमाग पागल हो गया. ये कैसे हो सकता है मेरे साथ में. इंपॉर्टेंस ऑफ, एक बार एक्सपीरियंस कीजिए ना वेरिएंस हो तो क्या होता है. तुम वेरिएंस आगे गए नहीं ना कभी लाइफ में. इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स. नंबर 4 राइट डाउन इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स. पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं बोलो यार. इतना सा बचा है, खत्म हो जाएगा यार. कैसे रोते हो यार. मतलब ओके बाय, विल कंटिन्यू टुमारो.